हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम। अब हाँ, जिन बच्चों को इंडोक्राइन सिस्टम नहीं समझ में आता है उनके लिए ये हो जाता है इंडोक्राइन सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम किस चिड़िया का नाम है। तो ये भी एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन रहता था जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। यहाँ पे हमारे पास एक हार्मोन्स रहते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, और यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। ये केमिकल ऐसे मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अब ये केमिकल कैसे बॉडी में चेंजेस करवाते हैं और कौन कौन से चेंजेस करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि ग्लैंड्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि केमिकल रिलीज करते हैं। अब हमारी बॉडी में 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपना केमिकल डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जितना भी सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या रहते हैं, वही केमिकल्स ही रहते हैं, बट वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। So, hormones are the chemical substances secreted by endocrine gland and responsible for controlling and regulating all the activities of a certain cells and organ. और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं endocrine system. It is a system that controls and regulates our body through hormones secreted by endocrine gland. Teenagers are not easy. And in the West, you can't complain about that, because in the West, the reason teenagers behave the way they do, it's their hormones. Oh, it's not their fault. My son's hormones are stopping him from texting me back. My daughter's hormones are stopping her from pulling her bed cover. It's their hormones. Man, I always think, if I said that to my mother when I was a teenager, if I said, yeah, I'm not going to do that, mommy, it's my hormones. My mother would have said, oh, is it your hormone? Okay. Can you bring it here, your hormone? Come. One time, come. Aja. And I would not be standing here today. And she would have had another child and raised it properly. अब हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहते हैं वो अपना सिक्रीशन, वो अपना केमिकल बॉडी सरफेस के ऊपर सिक्रीट करते हैं, और इसीलिए इनके पास होती हैं डक्स। क्योंकि मान लो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और बॉडी सरफेस तो ऊपर होती है, तो अपना केमिकल यहाँ तक सिक्रीट करने के लिए इनको डक्स की ज़रूरत पड़ती है, पाइप की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके पास डक्स होते हैं, और इन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है सैलिवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है। और उसी तरीके से पैनक्रियास हो गए जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में और इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक तीसरे टाइप का भी ग्लैंड होता है जिसको हम लोग हेक्टोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग पैनक्रियास के बारे में बात कर रहे होंगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और दोनों में डिफरेंस बताइए। तो अगर एग्जाम में आए तो इस तरीके से बॉक्स बनाना है, सारी की सारी चीज़ें लिख देना। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्स होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्स नहीं होती हैं। दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उनको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उनको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। ये अपना सिक्रीशन डक में करते हैं और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में मिला देते हैं। अब देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड को सरफेस पे सिक्रीट करना है अपना सिक्रीशन, तो इसलिए वो ज़्यादातर सरफेस के आसपास ही रहते हैं। ग्लैंड्स आर लोकेटेड नियर द साइट ऑफ एक्शन, तो जहाँ पे भी उसको एक्शन करवाना रहता है उस सरफेस के पास ही में ये ग्लैंड होते हैं।
ग्लैंड्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। अब एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सारा सिक्रेशन ब्लड में सिक्रेट करते हैं, तो उनको उस जगह के पास रहने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो कहीं पे भी रहेंगे, अपना सिक्रेशन ब्लड में डाल देंगे और ब्लड से उस जगह पे हॉर्मोन्स पहुंच जाएंगे। तो हार्मोन ब्लड के साथ पूरे बॉडी में ट्रैवल करते रहते हैं और जहाँ पे उनकी ज़रूरत रहती है वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस थे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में और इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये हम लोगों को हमारा इंडोक्राइन सिस्टम बताता है। इतने सारे ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और यही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में। तो ये ग्लैंड एक पी साइज का रहता है, जो कि ब्रेन के बेस में लोकेटेड रहता है। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनको प्यूटिटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, उनके सारे सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करता है। प्यूटिटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें थी प्यूटिटरी ग्लैंड को लेके। नेक्स्ट ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस प्यूटिटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और प्यूटिटरी ग्लैंड पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो इसलिए हम लोग हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड पढ़ते हैं। हम लोगों ने हाइपोथैलेमस को नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था। ये टेम्परेचर कंट्रोल करता था, हमें जब भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का रहता है। एक्चुअली में हाइपोथैलेमस का नर्वस सिस्टम में ज़्यादा मेन रोल है, इंडोक्राइन सिस्टम में ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको हम लोग मेलाटोनिन बोलते हैं, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है, कि हम लोगों को रात में सोना चाहिए, दिन में जागना चाहिए। तो ये जो हमारी 24 आवर्स की जो साइकिल है, इनको कंट्रोल करने का काम मेलाटोनिन का रहता है, जो कि पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, जो कि बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड रहता है, जो हमारे थ्रोट में रहता है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं, और ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारे अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट अच्छे से डाइजेस्ट हो पा रहा है या नहीं, प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो पा रहा है नहीं, तो ये सारी की सारी चीज़ें रेगुलेट करने का काम रहता है थायरोक्सिन का। ये हमारी बॉडी का BMI मेंटेन करता है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट है कि नहीं। तो मतलब ये सारी के सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब सुनो, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उसको अच्छे से काम करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमारे बॉडी में डिफिशियंसी है आयोडीन की, तब क्या होता है कि थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है, स्वेल्व कर जाता है, और इसी डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं गोइटर। तो गोइटर में क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल अप कर जाता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे बॉडी में जितना भी अमाउंट है कैल्शियम का, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अब बात करते हैं थाइमस की। तो थाइमस जो है हमारी बॉडी में जितनी भी इम्यूनिटी है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियास की। तो पैनक्रियास जो है एक लीफ लाइक ग्लैंड रहते हैं, जो कि स्टमक के बिहाइंड में प्रेजेंट रहते हैं। अब पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होते हैं, और इनको हम लोग हेक्टोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हेक्टोक्राइन ग्लैंड हम उनको बोलते हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हैं, और इसका एग्जाम्पल पैनक्रियास। तो जब पैनक्रियास इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है, तो वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला हो गया इंसुलिन और दूसरा हो गया ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का काम रहता है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना, और ग्लूकागॉन का काम रहता है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना। तो यही दोनों हार्मोन मिलके हमारी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं, और अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो हम लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ यानी कि हमारा शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को मेडिसिन लेनी पड़ती है, और अगर केस काफ़ी वर्स्ट रहा तो पेशेंट को बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। तो डायबिटीज़ होता किस वजह से है? बॉडी इंसुलिन बनाना कम कर देती है, इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है।
अब जब पैनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम रहते हैं और ये सारे एंजाइम हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हम लोग पैनक्रियास को एक हेक्टोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो इंडोक्राइन और एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड की, जो कि पेयर्स में होते हैं, तो हर एक किडनी के ऊपर ये लगे होते हैं। और इनका जो साइज है, जैसे जैसे हमारी एज होती है वो डिक्रीज करता जाता है। अब ये काम क्या करते हैं? एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम रहता है एड्रेनलिन, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। एक तरीके से इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए, मान लो आपने किसी कुत्ते को छेड़ दिया, अब वो आपके पीछे भाग रहा है, तब उस समय आपके बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस होंगी? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आपका दिल जोरों से धड़कने लगेगा, आपके सर से पसीना आएगा। तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ना बॉडी में, उन सबको करवाने का काम रहता है एड्रेनलिन का। तो एड्रेनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, उन सबको करवाने का काम एड्रेनलिन का रहता है। आई होप इस एग्जाम्पल से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोनेट्स की। तो गोनेट्स किसे बोलते हैं? गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को। तो ह्यूमन बॉडी में दो गोनेट्स होते हैं, मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरी। अब टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला हो गया स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और दूसरा हो गया मेल बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको करवाने का काम रहता है टेस्टिस का। अब वो कैसे करवाता है? टेस्टिस एक हार्मोन सिक्रीट करता है टेस्ट्रॉन्स, और यही टेस्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल में। उसी तरीके से ओवरी का भी दो काम रहता है। पहला, ओवरी एग प्रोडक्शन करवाती है, यानी वो फीमेल गैमेट बनाती है, और दूसरा फीमेल बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो रहे होते हैं, जितने भी चेंजेस आ रहे होते हैं, उसको करवाने का काम करती है। तो यहाँ पे ओवरी दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और यही दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को करवाने के लिए। तो ओवरीज दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, और ये दोनों मिलके हमारी बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रहते हैं उन सबको करवाते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि मेल में उनकी बियर्ड आ जाती हैं, उनके वॉइस चेंज हो जाते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, इन सबको करवाने का काम ये सारे हॉर्मोन्स करते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने सारे के सारे ग्लैंड अच्छे से पढ़ लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना मैंने पढ़ा है उसी से एग्जाम में आएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में ये हार्मोन सिस्टम काम कैसे करता है। प्लांट्स में ना दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोग नेस्टिक मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट को देखेंगे। अभी जो नेस्टिक मूवमेंट है, इसको प्लांट की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए हम लोग इस मूवमेंट को ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट का, जिसको हम लोग छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं। आप लोगों ने देख रखा होगा कि प्लांट होते हैं, इसको अगर आप टच कर दोगे ना तो ये श्रिंक कर जाते हैं। तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट या फिर नेस्टिक मूवमेंट, क्योंकि पत्तों के श्रिंक करने से प्लांट का कोई ग्रोथ हो नहीं रहा होता है। और दूसरी बात, ये जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन लेस रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि अगर आप टच में नॉट प्लांट को छू दोगे वो लेफ्ट साइड बैंड करेगा या राइट साइड बैंड करेगा। ये इंडिपेंडेंट रहते हैं डायरेक्शन के। अब ये जो मूवमेंट रहते हैं वो काफ़ी क्विक रहते हैं और रिवर्सिबल मूवमेंट रहते हैं। तो आप जैसे ही प्लांट को टच करते हो वो श्रिंक तो कर जाता है, पर कुछ देर बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेस्टिक मूवमेंट के। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट पर। अब ये जो मूवमेंट रहते हैं वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट रहते हैं, ये प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं।
और ये यूनी डायरेक्शनल भी रहते हैं, मतलब कि इनका जो मूवमेंट रहता है वो एक डायरेक्शन में होता है। जैसे कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे इस वुड के अराउंड हो रहा है, तो इनको हम लोग यूनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं। ये जो मूवमेंट रहता है, ये जो ग्रोथ रहता है वो इरिवर्सिबल रहता है और ये काफ़ी स्लो ग्रोथ रहती है। तो एक बार हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं कि नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि यही एग्जाम में आता है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट रहते हैं वो यूनी डायरेक्शनल रहते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल रहते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट रहते हैं, इनसे ग्रोथ होता है, और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट रहते हैं, और ये परमानेंट रहते हैं और इरिवर्सिबल रहते हैं। और नेस्टिक मूवमेंट, टच मी नॉट प्लांट का एग्जाम्पल याद है ना, ये टेम्पररी है और रिवर्सिबल है, कुछ देर बाद वो प्लांट वापस से नॉर्मल हो जाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट हर एक प्लांट में पाए जाते हैं, पर नेस्टिक मूवमेंट जो है वो कुछ स्पेशल प्लांट में ही पाए जाते हैं। अब हर एक प्लांट को तुम लोग छोड़ो तो सब तो नहीं श्रिंक कर जाते ना, सिर्फ ये कुछ ही प्लांट्स में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। और दूसरा, ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होते हैं और ये फास्ट इमीडिएट एक्शंस होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। तो कितने टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, मेनली आप लोगों को 5 टाइप्स ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है मूवमेंट टुवर्ड लाइट। अब जो प्लांट है उसका हमेशा मूवमेंट क्या होता है, लाइट की तरफ होता है, और इसी फेनोमेना को हम लोग फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ समझो, अगर प्लांट का जो मूवमेंट है वो लाइट के टुवर्ड हो रहा है, यानी लाइट की तरफ हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पॉजिटिव। और लाइट के अवे हो रहा है, यानी कि उससे दूर जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं नेगेटिव। तो इस वाले केस में जो ये शूट है उसका जो मूवमेंट है लाइट की तरफ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। तो जो हमेशा शूट रहती हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। उसी तरीके से जो रूट्स रहते हैं वो रूट्स हमेशा लाइट के अपोजिट ग्रो करती हैं। तो लाइट्स जो हमेशा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। नेगेटिव वर्ड हम लोग तब यूज़ करेंगे जब वो दूर जा रहा होगा, और पॉजिटिव तब जब उसके पास आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म के बारे में। तो जियो मतलब क्या होता है, हमारी अर्थ यानी ग्रेविटी। तो मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। अब मूवमेंट अगर ग्रेविटी के अलोंग हो रहा है, यानी नीचे की तरफ हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर ग्रेविटी के अपोजिट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो जो रूट्स रहती हैं वो क्या शो करती हैं, हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, क्योंकि हमेशा वो ग्रेविटी के अलोंग ग्रो करती हैं। जो हमारा शूट सिस्टम रहता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, क्योंकि वो हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट साइड ग्रो करता है। तो जो शूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, और जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। आई होप अब सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अब पता चल गया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड कब यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में। तो हाइड्रो मतलब वाटर ही होता है, तो मूवमेंट टुवर्ड वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो जो रूट्स रहती हैं हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं, हमेशा वाटर की तरफ मूव करती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म के बारे में। तो कीमो मतलब केमिकल होते हैं, तो कीमोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड केमिकल। तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल। तो हमेशा ये जो पॉलन ट्यूब रहता है, जो पोलन ग्रेन से निकलता है, वो हमेशा ओव्यूल की तरफ आता है। तो ये भी एक कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है, एकदम अच्छे से याद कर लेना इसको। नेक्स्ट और लास्ट ट्रॉपिज्म है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मतलब थिंग्स। तो अगर मूवमेंट किसी थिंग्स के अराउंड हो रही हो तो इसको हम लोग थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है पी प्लांट। तो अगर आप लोगों ने पी प्लांट देखा होगा तो उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टिक रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पी प्लांट है उसके अराउंड ऐसे ऐसे ग्रो करने लगती हैं और उनका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। तो ये क्या होती है, चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इसको हम लोग, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। इसकी जो टेंड्रिल्स हैं वो अटैच हो जाती हैं स्टिक्स के ऊपर। इसी के साथ हम लोगों ने सारे ट्रॉपिज्म एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप सारी चीज़ें आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग प्लांट्स हार्मोन पढ़ते हैं। प्लांट्स के अंदर मेनली 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीन के बारे में।
तो ये ऑक्सीन जो है वो शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है और ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और ऑक्सीन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है फोटोट्रोपिज्म करवाने में। तो ऑक्सीन क्या करता है, इट हेल्प सेल्स टू ग्रो लॉन्गर एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिबर्लिन पे। तो जिबर्लिन स्टेम की ग्रोथ करवाता है, तो ये जो स्टेम है वो ग्रो करता है जिबर्लिन की वजह से। साइटोकाइनिन का मेन काम रहता है सेल डिवीजन करवाना, उसके नाम से ही पता चल रहा है। साइटो मतलब होता है सेल और काइनिन मतलब होता है डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन करवाता है और ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है फ्रूट्स और सीड्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक एसिड के ऊपर। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी ग्रोथ को रोकता है और इसी के लिए हम लोग एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, डोरमेंसी। तो डोरमेंसी मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेज होता है कि जबकि ग्रोथ रुक जाती है। इसको सीड के एग्जाम्पल से समझो, जो सीड होता है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब वो कब ग्रो करेगा, जब हम लोग वापस उसको मिट्टी में डालेंगे, पानी डालेंगे, तो वो वापस से ग्रो करना शुरू कर देगा। पर जो सीड है अभी के लिए वो क्या है, वो एक डोरमेंसी स्टेज में है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। तो डोरमेंसी का मतलब क्या रहता है कि एक ऐसी स्टेज जब जो ग्रोथ है प्लांट की वो रुक जाए। तो एब्सिसिक एसिड जो है डोरमेंसी कॉज करता है। इट ऑल्सो कॉज विटलिंग ऑफ लीव्स। विटलिंग मतलब कि लीफ का सूख जाना, तो वो लीफ को सूखने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि इसी हार्मोन की वजह से जो प्लांट है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेल पाता है, मतलब वो हाई टेम्परेचर को झेल पाता है, पानी की कमी को झेल पाता है। तो इसीलिए हम लोग एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है इथेलिन। तो इथेलिन एक गैशियस हार्मोन रहता है। अब तुम लोगों ने फ्रूट्स देखा होगा, मान लो आपने एक बकेट के अंदर कुछ पक्के फ्रूट्स भी रख दिए और कुछ कच्चे फ्रूट्स भी रख दिए। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद वो सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो पक जाते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि जो पके फ्रूट्स रहते हैं उनसे ये गैशियस हार्मोन निकलता है और कच्चे फ्रूट्स में चला जाता है। तो इथेलिन का मेन काम रहता है फ्रूट्स को पकाना और ये लीव्स की एजिंग में भी हेल्प करता है। तो लीव्स जो है जल्दी से एज हो जाती है, मतलब जल्दी से वो बूढ़ी हो जाती हैं। तो ये सारे काम रहते हैं इथिलीन के। सो इसी के साथ हम लोगों ने प्लांट्स के सारे हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ लिए हैं। इनके एक एक फंक्शन एकदम अच्छे से याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही आएंगे। सो इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे। इवन अब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।